सुप्रभात, नमस्कार। प्रतिदिन की भांति यूनिक आईएएस के इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए, आज हम लोग भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा हम लोग सेगमेंट पढ़ लेते हैं, जिसका शीर्षक है, जिसका हेडिंग है भारत की जलवायु। वैसे हम लोगों ने बिहार की जलवायु को भी पढ़ लिया है, चूंकि हम लोग 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। तो आप सब में से बहुत सारे लोगों को पता होगा जो पहले से क्लास को देख रहे हैं कि हम लोगों ने पहले आ, बिहार का जो हिस्सा था हम लोगों ने उसको पहले पढ़ लिया है, और उसके बाद हम लोग आए अब भारत के भूगोल में, और फिर पढ़ लेंगे हम लोग जो फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है, जो सामान्य अवधारणात्मक भूगोल होता है, हम लोग उसको पढ़ लेंगे। क्लियर है ना? तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लेंगे, भारत की जलवायु। जलवायु को पढ़ने और समझने से पहले भी मैंने बताया था, और वो औपचारिकता मैं यहां भी पूरा कर देना चाहता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जो आज मेरी कक्षा को पहली बार देख या सुन रहे होंगे। तो जलवायु को पढ़ने से पहले हम ये बता दें कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। आमतौर पर हम बोलचाल की भाषा में इनमें अंतर नहीं कर पाते, और जो लोग जानते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन हम सरल रूप से बता दें कि मौसम क्या है। तो आप कहिएगा किसी स्थान या क्षेत्र के किसी स्थान या क्षेत्र के जो वायुमंडलीय दशा है उसके दैनिक विशेषताओं को हम कहेंगे मौसम। ठीक है ना? जैसे हम ये कह सकते हैं कि आज मौसम बड़ी गर्म है। हम नहीं कह सकते ना कि आज जलवायु बड़ी गर्म है, क्योंकि आज मौसम गर्म है, कल हो सकता है थोड़ी बारिश हो जाए, तो आज जितनी गर्मी नहीं होगी। हो सकता है 2-3 दिन लगातार बारिश हो जाए तो तापमान नीचे आ जाएगा, हो सकता है हमें चादर लेना पड़े। तो याद रखिएगा, किसी स्थान या क्षेत्र के वायुमंडल संबंधी जो दैनिक परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं मौसम। लेकिन जलवायु क्या है? तो आप कहिएगा किसी क्षेत्र या किसी स्थान के जो औसत वायुमंडलीय दशा है, और ये वायुमंडलीय दशा दीर्घकालिक होनी चाहिए। यानी आप कहेंगे किसी स्थान या क्षेत्र के दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक वायुमंडलीय दशाओं के औसत को हम कहते हैं जलवायु। जैसे आप देखेंगे कि कोई स्थान है जम्मू कश्मीर के आसपास या उत्तराखंड के आसपास, तो आप जानते हैं कई विशेषताओं के कारण सालों भर वहां का तापमान कम रहता है। तो हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र की, उत्तराखंड की या जम्मू कश्मीर की जलवायु ठंडी है। हम नहीं कह सकते कि वहां का मौसम ठंडा। ठीक है ना? लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां जलवायु संबंधी अलग अलग विशेषताएं अलग अलग क्षेत्रों में है। यहां अलग अलग ऋतुएं हैं, जिसके कारण साल भर के अलग अलग माह में यहां ऋतु भी अलग अलग होता है। कभी बहुत गर्मी, तो कभी बहुत ठंड, तो कभी भारी वर्षा, तो कभी साम्य मौसम होता, ना तो अधिक गर्म ना अधिक ठंडा। जैसे कि आपने देखा होगा फरवरी का महीना, अक्टूबर का महीना। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि जब जलवायु को पढ़ेंगे तो चूंकि भारतीय उपमहाद्वीप
यहाँ जलवायु संबंधी वो सारी विशेषताएं जो विश्व के अलग अलग प्रदेशों में पाई जाती है, वो सारी विशेषताएं भारत भूमि में उपस्थित है। इसलिए कई भूगोलवेत्ताओं ने भारत को उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी है, सब कॉन्टिनेंट कहा है इसको। तो आइए हम लोग जब भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे कि हमने देखा कि जलवायु किसको कहते हैं। तो भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि किसी स्थान या क्षेत्र में दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक, तो कितना लंबा समय, तो उन्होंने कहा कि आमतौर पर 30 वर्ष या इससे अधिक समय तक जो वहां मौसम संबंधी औसत दशाएं होंगी, हम उनको जलवायु कहेंगे। यानी पिछले 30 वर्षों से अगर किसी क्षेत्र में लगातार ठंड का मौसम रहता है तो हम कहेंगे कि वहां की जलवायु ठंडी। अगर वहां लगातार गर्मी होती है तो हम कहेंगे कि वहां की जलवायु गर्म है। समझ में आ गया? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी स्थान की जलवायु मुख्य रूप से वहां तापमान का स्तर क्या है, नंबर दूसरा वहां वर्षा कितनी होती है, नंबर तीसरा कि वहां पवन की दिशा कैसी है, नंबर चौथा वायुमंडलीय दाब की स्थिति कैसी है। इन सब बातों पर किसी भी स्थान की जलवायु निर्भर करती है। ठीक है ना? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले हम ये समझ लें कि किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी स्थान के क्लाइमेट को एक तरह से इफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में ही पढ़ा है, आप सब लोगों ने भी पढ़ा होगा कि छोटी कक्षाओं में ही हमने पढ़ा है कि किसी भी स्थान की जलवायु, विश्व में किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, और आप सब लोग उस कारक को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं। जैसे हम लोगों ने कहा, हम लोग कहेंगे कि किसी भी स्थान की जलवायु को अगर प्रभावित करना है, यानी हम ये लिखें कि किसी स्थान की जलवायु को, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स। अब जरा देखें कि किसी भी स्थान, मैंने पहले ही बताया कि विश्व के किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप में से अधिकांश अपनी छोटी कक्षाओं में क्लास 8, 9, 10 वाली है ना पुस्तकों में आपने जरूर पढ़ रखा होगा कि किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुल 9 कारक सुनिश्चित किए गए हैं। और इन 9 कारकों को अब हम कैसे याद रखें, तो एक कोडिंग से याद रखेंगे। वो कोडिंग कौन सा है? लैंड फॉर्म्स, है ना। तो जैसे हम पहले दरअसल किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो जो कारक हैं, उन कारकों के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को, है ना, कोडिंग के रूप में यहां दिखाया गया है। और इससे अगर हम याद रखते हैं तो भूलते नहीं हैं। जैसे अगर हम कहते हैं L स्टैंड फॉर लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति का मतलब
कि कोई भी देश, है ना, विश्व के मानचित्र पर कहां अवस्थित है। अगर वो 0 डिग्री अक्षांश पर होगा तो सालों भर गर्मी वहां होगी, तो वहां की जलवायु क्या होगी, गर्म होगी। लेकिन अगर वो 45 डिग्री के आसपास है, 45 डिग्री अक्षांश के आसपास है, तो क्या होगा, वहां शीतोष्ण किस्म का जलवायु पाया जाएगा, यानी वहां गर्मी भी होगी, ठंडक भी होगी। लेकिन कोई देश अगर 60-65 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित हो, तो वहां क्या होगा, सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ेंगी, वहां साल के अधिकांश महीने में बर्फ जमी रहती है, तो वहां की जलवायु क्या होगी, अत्यंत क्या है, शीत प्रधान होगी, और हम कहेंगे उसको शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन या पोलर जोन भी कहते हैं। तो किसी भी दुनिया में कोई भी देश विश्व के मानचित्र में कितने डिग्री अक्षांश पर बसा हुआ है, इस पर निर्भर करता है कि उस देश की जलवायु कैसी हो। ठीक है ना। नंबर दूसरा है अल्टीट्यूड। दूसरा क्या है भाई, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब अल्टीट्यूड मतलब क्या होगा, पहले ये लिख दें, है ना। इसका मतलब क्या होता है, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, समुद्र तल से ऊंचाई। अभी हम लोग पहले लिख लेते हैं ना, फिर बारी बारी समझ लेंगे। एन स्टैंड फॉर नियरनेस फ्रॉम सी। डी फॉर क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ विंड। इसके बाद एफ से हो जाएगा फॉरेस्ट। इसके बाद देखेंगे तो ओ से हो जाएगा ओशियन करंट। इसके बाद आर से है रेनफॉल। एम से माउंटेन। और एस से सॉइल्स। यानी अगर हम देखें एन से क्या हो गया, नियरनेस फ्रॉम सी, यानी समुद्र से नजदीकी। ठीक है ना। इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी पवन की दिशा। पवन की दिशा भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फॉरेस्ट का मतलब आप जानते ही हैं, वो वन। इसके अलावा ओशन करंट, समुद्री जलधारा। समुद्री जल धारा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रेनफॉल, यानी वर्षा। वर्षा की मात्रा भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो माउंटेन, यानी पर्वत या पहाड़। और सॉइल्स मतलब मिट्टियां। ये 9 ऐसे कारक हैं जो दुनिया के किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने में अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। अच्छा, ये भी है कि जरूरी नहीं है कि किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने में ये 9 के 9 कारक उपस्थित होने ही चाहिए। इनमें से कोई एक कारक, कोई 2 कारक भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित कर देता है। अभी हम लोग देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो हम लोग पढ़ लेंगे, है ना, कि इनमें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले
कोई 4-5 जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। ये तो विश्व स्तर पर हम लोग ने समग्र रूप से देख लिया कि विश्व के किसी भी देश में वहां की जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। हम इसके बाद जब इसको पढ़ लेंगे तब देखेंगे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहले एक बार समझ लें तो फिर भारत वाले को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले देखिएगा, एल फॉर क्या है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब मैंने क्या बताया? अगर आप इसको इन विशेषताओं को एक कॉर्नर पर रख लें हम लोग, और इसको आप ऐसे देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश है, यानी इक्वेटर है, ठीक है ना, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कह लीजिए। अब आपको पता है कि इसके 23.5 डिग्री, आप 30 डिग्री मान लीजिए, इसके 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, है ना, कोई देश बसा हुआ है। इसके अलावा कोई देश जो है 45 डिग्री अक्षांश पर बसा हुआ है, 45 डिग्री। इसके अलावा कोई देश जो है 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर बसा हुआ है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर है ना? अब आप स्वयं जानते हैं, इतना तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और पिछली कक्षाओं में भी हम लोगों ने इससे संबंधित कई चीजों को समझ लिया है कि सूर्य की रोशनी लगभग लगभग सालों भर, है ना, ऊपर में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, यानी 23.5 डिग्री क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्थित है, और 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। तो उसको हम कहते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा। लगभग लगभग सालों भर सूर्य की रोशनी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच ही स्थित होती है। स्वाभाविक है कि कोई भी देश अगर इस बेल्ट में हो तो वहां सालों भर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी। सीधी पड़ने के कारण क्या होगा, वहां तापमान सालों भर ऊंचा रहेगा, तो वहां की जलवायु कैसी होगी, गर्म। अगर इसके ऊपर जाएं 30 से 45 ऊपर और 30 से 45 नीचे, तो वहां क्या होगा, ऐसा नहीं कि एकदम इक्वेटर की तरह गर्म होगा और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पोलर रीजन की तरह या फ्रिजिड जोन की तरह वहां क्या होगा, एकदम ठंड होगा। वहां गर्मी भी होगी, ठंडी भी होगी, है ना। तो जो पहले होगा, मान लीजिए, देखिए हम लोग एक उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि भाई हम लोग चूड़ा दही खाते हैं, तो कोई कहेगा हम तो भाई दही चूड़ा खाते हैं, तो बोला बात तो बराबर ही है, चाहे चूड़ा दही कह लो या दही चूड़ा कह लो। बोले नहीं, दोनों में अंतर है। अगर आप चूड़ा दही कहते हैं तो चूड़ा शब्द का इस्तेमाल पहले किया और दही शब्द का इस्तेमाल बाद में किया। तो चूड़ा दही में क्या है, चूड़ा की प्रधानता होगी, चूड़ा ज्यादा होगा और दही की मात्रा कम होगी, है ना, तो चूड़ा दही हो गया। लेकिन दही चूड़ा में दही की मात्रा ज्यादा होगी और चूड़ा की मात्रा कम होगी। तो जिस चीज की प्रधानता होती है उस शब्द का इस्तेमाल हम पहले करते हैं। तो यहां, है ना, अगर हम देखेंगे इस इलाके में, आप देख लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका है, आप इसको क्या कहिएगा, आप दोनों को कहिएगा उष्ण कटिबंध। यानी
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आप कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी आप इसको ट्रॉपिक जोन या टेरिड जोन भी कह सकते हैं लोग। लेकिन जैसे ही हम 30 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो वहां क्या होगा, वहां की जलवायु को आप कह सकते हैं क्या, इधर शीतोष्ण कटिबंध। स्वाभाविक है कि इधर भी हम कहेंगे 30 से 45 वाले को शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध मतलब क्या होगा सर, टेम्परेट जोन, है ना। ये टेरिड जोन हो गया, ये टेम्परेट जोन हो गया। अब अगर देखेंगे 45 के ऊपर जाते हैं अगर आप, है ना, 45 के ऊपर जा रहे हैं तो 45 से 60 के बीच कौन सा होगा भाई, तो कहते हैं इसको उपोष्ण, उपजोड़ उष्ण, है ना। तो उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे, है ना, उपोष्ण कटिबंध। ये भी कहलाएगा क्या, उपोष्ण कटिबंध। और फाइनली ये जो क्षेत्र है वो कहलाएगा शीत कटिबंध, यानी फ्रिजिड जोन कहलाता है या पोलर जोन, शीत कटिबंध। ये पृथ्वी पर, है ना, अक्षांशीय स्थिति में भिन्नता के कारण अलग अलग अक्षांश पर चूंकि तापमान अलग अलग होता है, इसलिए उन अक्षांशों पर बसे हुए जो देश होते हैं उनका या कह लीजिएगा उनकी जलवायु में भी भिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना। यानी जो देश 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच यहां बसा हुआ है, तो उन देशों की जलवायु को हम कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु। जो 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच बसा हुआ है, उनको हम कह सकते हैं क्या, शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन, है ना। इसके अलावा जो 45 से 60 और क्या है, यहां भी 45 से 60 के बीच बसा हुआ है, उसको हम कहेंगे क्या, उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। उपजोड़ उष्ण, वहां गर्मी, उप मतलब बहुत कम, कम, है ना, और उष्ण यानी वहां गर्मी बहुत कम होती, क्योंकि हम जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, गर्मी में अपेक्षाकृत कमी आएगी और ठंडक बढ़ेगी। तो उस जगह को यानी 45 से 60 वाले, है ना, अक्षांशीय स्थिति को हम कहते हैं उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल जोन। और यहां अब ठंड बढ़ने लगती है और अंत में 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर, है ना, और नीचे भी 60 डिग्री अक्षांश के नीचे शीत कटिबंध यानी फ्रिजिड जोन, पोलर जोन कहलाता है। यहाँ की जलवायु क्या होगी, हमेशा ठंडी ही होगी। कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुक करके घूमती रहती है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी साल के कुछ महीनों कुछ दिन में, है ना, जो उत्तरी गोलार्ध है वहां तक सूरज की रोशनी पहुंच पाती है और बहुत कम दिनों तक दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच पाती है। बाकी साल के अधिकांश महीनों में आप देखिएगा वहां बर्फ जमी होती है और वहां की जलवायु को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंधीय जलवायु, फ्रिजिड जोन। क्लियर है ना। तो ध्यान रखिएगा कि इसलिए बताया गया किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता कौन भाई, अक्षांशीय स्थिति। दूसरा है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई,
समुद्र तल से ऊंचाई, हम लोगों ने इस फैक्ट को भी छोटी क्लास में पढ़ा है कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल में, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय ताप में क्या होगा, कमी आएगी। वायुमंडलीय ताप में क्या होगा, कमी आएगी। बताते हैं ना कि प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाएंगे आप, जैसे जैसे, है ना, आप इसको ऐसे देख लीजिएगा, समुद्र तल से आप जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं, है ना, तो कहते हैं ना कि प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री की कमी हो जाती है ना। यानी इसी को आप लिख सकते हैं कि 1000 मीटर ऊपर जाने पर, है ना, तापमान में 6.5 डिग्री की कमी हो जाती है। क्लियर है। तो जैसे जैसे कोई स्थान, हमारे देश को ही आधार मान लीजिए और कल्पना कीजिए कि हमारे देश का कोई सा स्थान समुद्र तल से कितना ऊंचा है। आप अगर हिमालयी क्षेत्रों में चले जाइए, तो मैंने बताया था कि जो वृहद हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। तो 1 डिग्री ताप क्या है, अगर 1000 मीटर हम ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। तो सोचिए अगर हम 6000 मीटर ऊपर चले जाएं तो आप गुणा कर लीजिए कि वहां तापमान में कितनी कमी आ जाएगी। अपने भारत को देख लीजिए, तो वृहद हिमालय के बाद आपने देखा होगा लघु हिमालय है। औसत ऊंचाई 3800 से लेके 4500 मीटर की ऊंचाई तक है। शिवालिक हिमालय जो है वो और भी कम ऊंचा है, 1200 मीटर तक ऊंचा है। हमारे देश में कहीं पठारी भाग है, कहीं पश्चिमी घाट के पहाड़ हैं, कहीं पूर्वी घाट के पहाड़ हैं, कहीं मैदानी भाग है, तो कहीं प्रायद्वीपीय पठार है। ये सारे जो भारत भूमि पर स्थलाकृतियां हैं, ये समुद्र तल से अलग अलग ऊंचाई पर अवस्थित हैं। स्वाभाविक तौर पर अलग अलग ऊंचाई पर अवस्थित होने के कारण इनमें, है ना, यहाँ का तापमान भी अलग अलग होगा। और आप इस बात को समझते हैं कि अभी गर्मी का समय है, अभी देखिएगा कि खास करके हमारे देश के जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। गर्मी की छुट्टियां बच्चों की होती है, अभिभावक भी इस समय का, है ना, इंतजार करते रहते हैं और पूरे परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियां बाहर मना आते हैं। तो इन पहाड़ों पर जाने का उद्देश्य यही होता है कि पहाड़ों पर जाएंगे तो पहाड़ जो है वो समुद्र तल से काफी अधिक ऊंचाई पर होता है, और उतनी ऊंचाई पर जब जाते हैं तो तापमान आपका वैसे भी कम हो जाता है। चाहे मसूरी है, नैनीताल है, शिमला है, इन सभी जगहों पर जो है पर्यटक जरूर जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे एल्टीट्यूड जो है, यानी समुद्र तल से ऊंचाई जो है किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। तीसरा है नियरनेस फ्रॉम सी, समुद्र से नजदीकी। ध्यान रखिएगा, समुद्र से जो नजदीकी है ये किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने में, है ना, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप कहेंगे सर कैसे, तो जरा देखें।
चलिए अब देखिएगा कि हम भारत का कुछ मानचित्र ले लेते हैं और ये हम दिखलाने का प्रयास करते हैं कि तीनों मानचित्रों में आप देखते जाइए देखिएगा बात ये हम बताना चाहते हैं आपको कि मॉनसून के दिनों में आप देखेंगे ये मान लीजिए भूमध्य रेखा है ना। तो हम क्या देखते हैं मॉनसून के दिनों में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून जो है आप देखेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के समय में जो क्षेत्र, ऐसे भी देख लीजिएगा कि जो क्षेत्र समुद्र के ज्यादा नजदीक है, तो आप क्या देखते हैं कि आमतौर पर हम केवल मॉनसून की बात नहीं करें, आमतौर पर देखिएगा ये जो इलाका है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का इलाका या केरल है ना, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र, गुजरात का इलाका, तो यहां क्या होता है समुद्र से चलने वाली जो हवाएं हैं वो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी लेकर चलती है। फलस्वरूप वो इन कोस्टल इलाकों में यानी समुद्र तटीय इलाके में वो तापमान को बहुत ज्यादा घटने बढ़ने नहीं देती है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है और फिर आने की संभावना होती है कि आमतौर पर समुद्र तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल रीजन में तापांतर यानी टेम्परेचर वेरिएशन अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, सामान्य रहता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो याद रखिएगा टेम्परेचर वेरिएशन जो है ना कोस्टल रीजन में वो न्यूनतम यानी मिनिमम रहता है। जैसे दिन का तापमान है ना, अगर वहां पर 30-32 डिग्री हुआ तो शाम का तापमान वहां 27-28 डिग्री होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि दिन के समय में आप ये देखिएगा, आप इसको ऐसे भी देख लीजिए एक नए है ना ये में कि आप देखेंगे दिन के समय में यहाँ क्या होगा, दिन के समय में है ना ये इलाका, आप ये भी पढ़ते हैं ना कि जब सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है स्थल भाग पर और जल मंडल पर, तो पहले गर्म कौन होता है? स्थल भाग, है ना, और देर से गर्म कौन होता है? जल। लेकिन याद रखिएगा जब सूर्यास्त होता है ना, सनसेट हो जाता है, तो सबसे पहले ठंडा भी कौन होता है? स्थल भाग। और पानी का जो भाग है, पानी का जो हिस्सा है वो देर से अगर गर्म हुआ है तो ठंडा भी होता है वो देर से। तो दिन के समय में जल्दी गर्म कौन हो जाता है? स्थल भाग। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गर्म होने के कारण यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र, लो है ना प्रेशर का जोन बन जाता है, और उसके कंपैरेटिवली अगर देखें तो हाई प्रेशर किधर होता है? इन इलाकों में हाई प्रेशर होता है। और तब देखिएगा यहां से है ना ये हवाएं इनको भरने के लिए जाती हैं। तो यही कारण है कि दिन के समय में समुद्र से हवा चलती है, और जब समुद्र से चलेगी तो आर्द्रता लेकर के चलती है। और यही कारण है कि इन इलाकों में, कोस्टल रीजन में टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देती। शाम ढलते ही क्या हो जाता है? ये इलाका जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि ये इलाका गर्म होता है। तो नेचुरली क्या होगा कि अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि यहां हो जाएगा सूर्यास्त के समय में, है ना, ये सनसेट के समय में क्या हो जाएगा, तो बीच में हो जाएगा हाई प्रेशर और लो प्रेशर हो जाएगा। चूंकि पानी अभी तुलनात्मक रूप से गर्म है तो लो प्रेशर कहां बन जाएगा? यहाँ। तो हवाएं कहां से कहां चलेंगी? आप देखिएगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो रात के समय में, शाम के समय में स्थल भाग से हवाएं चलेंगी
तो इन कोस्टल इलाके में तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दे, तो इसलिए कहा जाता है कोस्टल रीजन में दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन तो ये समुद्र से नजदीकी का फायदा हो गया ना, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, है ना, कल्पना कीजिए कि अभी क्या होगा। ये इलाका ले लीजिए आप, है ना, जैसे राजस्थान का इलाका, दिल्ली का इलाका, हरियाणा पंजाब का इलाका, उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, ये समुद्र से काफी ऊपर है। फलस्वरूप समुद्र से आने वाली हवाओं का यहाँ कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आप देखिएगा अभी भी कि इन इलाकों में, ये जो नीले रंग से दिखलाया गया है, इन इलाकों में अभी भीषण गर्मी पड़ रही है। 45-46 डिग्री तापमान चला जा रहा है। अगर ये इलाका भी समुद्र के पास होता तो शायद तापमान इतना नहीं होता। तो आप खुद देख रहे होंगे, समुद्र से नजदीकी यानी नियरनेस फ्रॉम सी, ये भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके बाद देखेंगे, अगला है डायरेक्शन ऑफ विंड, है ना, डायरेक्शन ऑफ विंड, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। जैसे देखेंगे डायरेक्शन ऑफ विंड का क्या वैल्यू है सर, तो जरा ये भी देख लीजिएगा। देखिएगा कि अगर मान लीजिए ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर, है ना, आप जानते हैं कि हिंद महासागर में, है ना, दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फीयर में हवाओं की दिशा किधर होती है, अपने लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन जैसे ये इक्वेटर को पार करती है, इसकी दिशा क्या हो जाती है ना, राइट हैंड साइड हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में भी बाईं ओर बहती तो क्या इन इलाकों में वर्षा संभव था? नहीं। तो यहां पवन की दिशा, जो डायरेक्शन ऑफ विंड है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप देखिएगा एक और चीज, ये इलाका पूरे मानसून के दिनों में भारत में हर जगह वर्षा होती है ना, पूरे मानसून के दिनों में भारत में हर जगह वर्षा होती है। हर जगह वर्षा होती है। लेकिन आपने पढ़ा होगा, ये जो तमिलनाडु का कोस्टल इलाका है, ये रेन शेड एरिया में पड़ जाता है। ये रेन शेड एरिया में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर है, अगर बाईं ओर होती तो मुड़ के वर्षा करा देती। लेकिन ये जो क्षेत्र है, ये रेन शेड एरिया में यानी वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है, इसलिए यहां वर्षा नहीं होती है। इसमें किसका प्रभाव है? पवन की दिशा। ठीक है ना। इसके अलावा आप देखिएगा, ये पवने यहां अराकान की पहाड़ियों से टकरा करके, मिजो पहाड़ी से टकरा करके, गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ी से टकरा करके जब, है ना, पश्चिम की ओर मुड़ती है, तो आप देखिएगा इसके दिशा बदलने के कारण ही इन क्षेत्रों में वर्षा हो पाती है, नहीं तो इधर वर्षा नहीं हो पाती। क्लियर है ना। तो ये आप देखेंगे कि जो पवन की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ विंड है, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने अगला क्या बनाया भाई? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब वन। आप जानते हैं कि जिस इलाके में ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे, जब समुद्र से चलने वाली हवाएं अपने पास, अपने साथ आर्द्रता लेकर चलती है, तो वो हवाएं भारी हो जाती है। भारी होने के कारण वो कम ऊंचाई पर ही उड़ने लगती है। और अगर उस समय ऊंचे ऊंचे पेड़ अवरोधक बन जाएं, ऊंची पहाड़ियां अवरोधक बन जाए, तो ये आर्द्रता युक्त पवने उनसे टकरा करके वही वर्षा करा देंगे। और हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि वन यानी फॉरेस्ट जो है, वो आकर्षित करती है किसको? वर्षा को। तो याद रखिएगा कि ये जो फॉरेस्ट है, ये भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। अभी आप देख लीजिएगा, जहां वन अधिक होंगे, पेड़ पौधे अधिक होंगे, वहां ऑक्सीजन की उपलब्धता भी अधिक होगी। वो आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए वहां अपेक्षाकृत, आप भी ऐसे देखिए ना, कभी बाइक लेके जाइएगा, खुली सड़क पर आप गाड़ी चलाकर जा रहे हैं, बहुत तेज धूप लग रही है,
लेकिन जैसे ही एक छोटा सा ऐसा इलाका आता है कि दाहिने बाएं साइड में 10-12 पेड़ इधर 10-12 पेड़ इधर हो, आप उसके इलाके से गुजरिएगा, आपको अपने आप अंतर मालूम चल जाएगा कि पेड़ पौधे वाले इलाके में आपको गर्मी भी कम लगेगी, बल्कि शीतल हवा आएगी। तो जो इलाका वनों से आच्छादित होता है वो उस इलाके में जलवायु को, है ना, बहुत ज्यादा गर्म होने नहीं देता है और जलवायु को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ओ से क्या हो गया? अब ओ से हो गया ओशियन करंट, समुद्री जलधाराएं। आपको पता है कि जब हम लोग, है ना, ऐसे इसको भी देख लीजिए एक बार कि हम लोग जब पढ़ते हैं ना पृथ्वी के ऊपर अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग हवाएं बहती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, कहीं पर व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड बहा करती हैं, तो कहीं वेस्टर्ली विंड यानी पछुआ पवन बहती हैं, और कहीं पोलर विंड यानी ध्रुवीय पवन बहती है। ये पवनें सालों भर, ये तीनों को हम क्या कहते हैं? स्थायी पवन, परमानेंट विंड। चूंकि ये थ्रू आउट ईयर, पूरे वर्ष भर एक सर्टेन डायरेक्शन में ही बहती है, एक निश्चित दिशा में ही बहती है। और जब ये हवाएं बहती हैं, समुद्र तल से टकराती हैं, तो समुद्र के जल को भी अपने साथ बहा कर ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो जरा सोच के देखिएगा, ऊंचे अक्षांश पर जहां समुद्र क्या है, सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है, तो समुद्र का पानी भी वहां ठंडा है। तो यहां से ठंडी जलधाराएं जब इस ओर आती हैं, तो गर्म जलधाराओं के साथ मिलकर के वहां की जलवायु को प्रभावित करती। तो कहीं गर्म, है ना, हवाएं जो है, या गर्म जो जलधारा है, वो ठंडी जलधाराओं में जाकर के मिलकर के वहां की जलवायु को प्रभावित करती है। तो आप देखेंगे कि ओशियन करंट यानी समुद्री जलधारा भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद आइए, है ना, आर से रेनफॉल। आप देखिएगा, लैंडफॉर्म्स में हमने क्या देखा था? आर से रेनफॉल यानी वर्षा। वर्षा की मात्रा भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। आप ये जो भारत वाला मानचित्र था, अब उसमें हम आपको, है ना, इसको भी दिखला देते कि कैसे ये वर्षा की जो मात्रा है, ये उस स्थान की जलवायु को प्रभावित कर रही है। आप ये देख लीजिएगा कि वर्षा की मात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहां पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है ना, क्या है भाई? यहां वेस्टर्न घाट है, यहां हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना, यहां पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, ये पूर्वी घाट है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो ये भारत जैसे देश में, यहाँ के, हम विश्व के अन्य देशों की भी बात कर सकते हैं कि वहां की जलवायु को प्रभावित करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जैसे कहेंगे कैसे? तो अगर वर्षा की मात्रा होगी, तो आप खुद देखेंगे कि मानसून के दिनों में, है ना, जो वर्षा होगी वो किस इलाके में होगी? आप देख ही रहे होंगे कि इन इलाकों में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। इन इलाकों में भी अगर आप देखिएगा तो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप, है ना, इस ओर यानी पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, वर्षा की मात्रा में आपको कमी दिखाई पड़ेगी। यहाँ 80 से लेके 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ तो केवल 15 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होगी। यहाँ क्या है, माने एक तरह से क्या है, वो बर्फ से आच्छादित क्षेत्र है, तो यहाँ भी वर्षा कम होती है। इन इलाकों में देखिएगा तो 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो आप देखेंगे
कि हमारे देश में खास करके मानसूनी वर्षा ही ज्यादा होती है। देश की कुल वर्षा का, यानी भारत देश में जो कुल वर्षण होता है, जो टोटल रेनफॉल है, इसमें अगर देखेंगे तो 75 to 80% जो बारिश होती है वो मानसूनी है ना बारिश ही होती है। लेकिन फिर देखिएगा कि आपने ये भी देखा होगा कि ये कब होता है, जरा देखिएगा कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं। सूर्य उत्तरायण होते हैं क्या मतलब, तो आप देखिएगा, मैंने एक चित्र बनाया है आपके लिए, आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए ये जो चित्र है, इसमें हम आपको दिखलाना यही चाह रहे हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको आप विषुवत रेखा कह रहे हैं। और यहां कैसा है भाई, उष्ण कटिबंध है। इसको दिखलाया क्या, तो ये लगभग लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना। कर्क रेखा यहां से गुजरती है। तो आप देखेंगे कि जब अभी मई जून के महीने में सूर्य कहां होता है, उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए कहते हैं ना उसको उत्तरायण है। तो सूरज की रोशनी अभी सीधी कहां पड़ रही है, कर्क रेखा पर। तिरछी कहां पड़ रही है, तो मकर रेखा पर। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में बसे हमारे भारतीय जो अनिवासी हैं या हमारे ऑस्ट्रेलियाई भाई हैं, वो देखिएगा अभी ठंडे से ठिठुर रहे होंगे, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी तिरछी पड़ रही है। तो इसी समय क्या होगा कि यहां पर लो प्रेशर बनेगा, चूंकि तापमान ज्यादा होगा ना यहां पर, तो यहां क्या होगा, लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। और लो प्रेशर का क्षेत्र बनने के कारण क्या हो जाएगा, आप देखिएगा कि इसको भरने के लिए यहां से ऑस्ट्रेलिया यहां पर होगा, तो ये हाई प्रेशर है ना। तो हाई प्रेशर से हवाएं चलेंगी। देखिए, चूंकि मैंने बताया है आपको कि दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा किधर होगी, हमेशा ही बाईं ओर होगी। लेकिन जैसे ही ये है ना उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, दाहिनी ओर। और मैंने बताया आपको कि ये क्या है भाई, ये पश्चिमी घाट है ना। पश्चिमी घाट से टकराकर ये वर्षा इधर ही हो जाएगी, फिर ये वर्षा इधर सीधे निकल जाएगी। और ये इलाका हमने बताया थोड़ी देर पहले आपको कि ये जो इलाका है ये वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है, चूंकि हवा की दिशा किधर है, हवा की दिशा इधर है। ठीक है ना। तो यहां अभी क्या हो गया कि अभी जून जुलाई के महीने में, अभी सितंबर तक, अक्टूबर के पहले सप्ताह तक अभी यहां खूब वर्षा होगी पूरे भारत में। लेकिन वर्षा कहां नहीं हुई, यहां नहीं हुई। तो यहां वर्षा कब होती है, आप देखिएगा कि जब दिसंबर का महीना आता है, याद कीजिएगा, तो सूर्य कहां चले जाते हैं, दक्षिणायन में। आपने पढ़ा भी होगा 21 जून को सूर्य कहां होता है, ठीक कर्क रेखा के ऊपर। और 22 दिसंबर को सूर्य कहां होते हैं, ठीक मकर रेखा के ऊपर, यहां पर। और मकर रेखा के ऊपर होंगे तो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर तब यहां बनेगा और हाई प्रेशर वहां बनेगा। तब वहां से यानी उत्तरी गोलार्ध से हवा इनको भरने के लिए आएंगी, है ना। और हवाएं जब इस क्षेत्र से चलेंगी, है ना, हवाएं देखिएगा इस क्षेत्र से जब चलेंगी तो क्या होगा भाई, हवाएं जब इन इलाकों से चलेंगी, क्योंकि क्या होगा, अब हवा जो चलेगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिएगा इसका जो डायरेक्शन होगा वो होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो अभी हवाएं जो चलेंगी वो उत्तर पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी। ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे कि जो इलाका वृष्टि छाया प्रदेश रह गया था, कब, जून जुलाई के महीने में इस इलाके में वर्षा नहीं हुई थी, क्योंकि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून था उसकी दिशा इधर चली गई थी, इसलिए वृष्टि छाया प्रदेश में रह गया था। लेकिन देखेंगे कि वही अब अक्टूबर नवंबर में जब लौटते हुए मानसून से, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं मानसूनी वर्षा। ये मानसून के दिनों में वर्षा हो रही है। और ये क्या है भाई, तो ये है रिट्रीटिंग मानसून, लौटते हुए
लौटते हुए मानसून से वर्षा है। तो आप देख रहे होंगे कि भारत जैसे देश में साल के कुछ महीनों में हवा दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बहती हैं, तो साल के अगले कुछ महीनों में हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर बहती हैं। तो आप खुद देखिएगा कि पहले ये वृष्टि छाया प्रदेश में था, लेकिन लौटते हुए मानसून से यहां वर्षा हो गई। क्लियर है ना? इसके अलावा आप देखेंगे कि आपने अभी हाल में सुना होगा ये शब्द जरूर कि पश्चिमी विक्षोभ। क्या सुना है? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो यहां क्या होता है सर? जो भूमध्य सागर से, मेडिटेरियन सी से जो हवाएं आती हैं, है ना, वो इन इलाकों में प्रवाहित होती हैं। और विशेष करके देखिएगा तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, है ना, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी वर्षा कराती है। तो आप खुद देखिएगा कि देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग माध्यम से वर्षा होती है और ये उस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है ना? इसके बाद आ जाइए, इसके बाद आ जाइए, हम लोग लास्ट सेकेंड लास्ट पढ़ते हैं माउंटेन, पर्वत। तो पर्वत भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप कहेंगे सर पर्वत कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिएगा, पर्वत जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसका सबसे बड़ा, है ना, आधार मैं आपको दिखला सकता हूं। चलो एक, अब देखिएगा, हमने जो भारत का मानचित्र बनाया है उसमें हम सबको पता है कि ये जो इलाका है ये उत्तर का, है ना, हिमालयी प्रदेश है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो हम देखते हैं क्या इन पर्वतों की भूमिका कैसे जलवायु के निर्धारण में है, जरा देख लीजिए। आप देखिएगा कि अगर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो क्या होता? नंबर एक, अगर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो आप देखेंगे इधर से जो वर्षा युक्त पवनें जा रही हैं, इधर से, है ना, जो वर्षा युक्त पवनें जा रही हैं, ये क्या है? यहां पर आपने, है ना, पढ़ा होगा, ये अराकान की पहाड़ी है ना, इस इलाके में। तो अराकान की पहाड़ी में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से ये जो है इससे टकराती है, कुछ पवनें इससे भी टकराती हैं इस इलाके में। और हमने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे मीजो हिल्स है, इसके अलावा गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी। तो ये, है ना, पवनें टकरा करके इस ओर रिबाउंड होती है और फिर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के सहारे ही ये ऊपर की ओर बढ़ती है और इससे टकरा करके इस ओर वर्षण करवाती है।
अगर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो वर्षा युक्त पवनें पार होकर के जाती और शायद तिब्बत के किसी पहाड़ या पठार से टकरा करके वहां वर्षा कराती और हमारे यहाँ वर्षा नहीं होता। नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो उत्तर की ओर से आने वाली जो साइबेरियाई हवाएं हैं, जो साइबेरियाई पवन है ना, जो कि ठिठुरा देने वाली ठंड से युक्त होती है, माइनस में तापमान होता है वहां, तो वहां की जो बर्फीली हवाएं हैं, है ना, वो इस इलाके में प्रवेश कर जाती और भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु नहीं होती, यहाँ ठंड का प्रकोप होता। और शायद यहाँ उन इलाकों में जहां आज पर्याप्त उपज होती है वहां कुछ भी नहीं उपजता। इसके अलावा आप देखिएगा कि ये जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी घाट से टकरा करके, है ना, इस इलाके में, है ना, इस इलाके में खास करके पश्चिमी इलाके में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी इलाके में पर्याप्त वर्षा कराती है, जबकि ये वाला इलाका जो है वो क्या हो जाता है सर, ये वाला इलाका जो है वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है। उसी प्रकार देखिएगा, ये पवनें ऊपर की ओर बहती हैं तो अरावली से टकरा कर इधर तो वर्षा करा देती है, ये इलाका फिर से क्या हो जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है। तो हमारे देश में वर्षा की मात्रा कहां कब और कितनी होगी, इसके निर्धारण में माउंटेन यानी पर्वतों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आप देख रहे होंगे कि ये तो मैंने भारत के संदर्भ में समझाया, दुनिया के अन्य देशों के संदर्भ में भी, है ना, पर्वत वहां की जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और लास्ट है एस फॉर सॉयल यानी मिट्टियां। तो याद रखिएगा कि चट्टानों के टूटने फूटने से ही मिट्टियों का निर्माण होता है। मिट्टियों का रंग अगर अबरख युक्त हो, हल्के रंग की मिट्टी हो, चमकदार मिट्टी हो, तो सूर्य के द्वारा आपतित प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग को वो क्या करती है, परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। इसलिए वहां पर क्या होगा, सौर विकिरण का प्रभाव ज्यादा नहीं होगा और वहां गर्मी कम होगी। लेकिन जहां की मिट्टी का रंग गहरा और काले रंग का होगा, तो आप भी जानते हैं काला रंग जो है सौर ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ सोलर रेडिएशन। और यही कारण है कि ठंडे के दिनों में हम, यह देखिएगा, जब स्वेटर और जैकेट पहनते हैं तो हम अधिकांशतः गहरे रंग का, है ना, या काले रंग का पहनते हैं, क्योंकि वो अच्छा अवशोषक होता है और हमारे शरीर को वो ठंडा बनाए रखने में, गर्म बनाए रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना। तो अगर काले रंग की मिट्टी होगी तो वहां की जलवायु भी क्या होगी, गर्म होगी, क्योंकि वो अधिकांश सौर विकिरण को एब्जॉर्ब करेगा, वहां का तापमान ज्यादा होगा। लेकिन जहां की मिट्टी हल्के रंग की होगी, अभ्रक युक्त चमकदार होगी, वो सौर विकिरण के अधिकांश हिस्सों को परावर्तित कर देंगी, फलस्वरूप वहां गर्मी भी कम होगी। तो ये सारे जो कारक हैं ये किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। तो इसको मैंने आपके लिए पीपीटी में यहाँ उपलब्ध करा दिया है। देखिएगा, ये भी था कि किसी स्थान की मौसम संबंधी औसत स्थितियों, खासकर 30 वर्ष या अधिक को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति और वायुमंडलीय दाब, है ना, इस पर ये आधारित या आश्रित होता है। इसके बाद देखिएगा, तो मैंने बताया था ना, किसी स्थान की जलवायु को, है ना, कई कारक प्रभावित करते हैं। तो जो मैंने हाथ से लिखा था वो यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, तो देखिएगा कि भारत की जलवायु को, अभी तो हमने पढ़ा कि विश्व स्तर पर किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जरा देख लीजिएगा, है ना, विशेष तौर पर हम लोग स्पेसिफिकली देख लें क्या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि भारतीय संदर्भ में देखें कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। तो ये उन्हीं 9 कारकों में से हैं। कौन कौन कारक है भाई, आप देख रहे होंगे कि हमने सबसे पहले बताया था आपको भारत की अक्षांशीय अवस्थिति, है ना। तो भारत की अक्षांशीय अवस्थिति कैसी है, आपको पता ही है कि भारत की जो अक्षांशीय अवस्थिति है ना, भारत की जो अक्षांशीय अवस्थिति है उसमें आपने देखा है
कि देख लीजिए, है ना। हम देखते हैं कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है उसको आपको ये देख लेंगे कि भारत जो है नीचे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, है ना, 37 डिग्री, इधर लिख देते हैं हम, 37 डिग्री 6 मिनट के बीच बसा हुआ है। ठीक है ना। तो अब आगे हम देखेंगे कि भारत की जलवायु को ये कर्क रेखा यहां से गुजरी हुई, तो कर्क रेखा के ऊपर ये लगभग लगभग 18 डिग्री 18.5 डिग्री के आसपास है। तो कर्क रेखा के ऊपर का जो इलाका है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, और कर्क रेखा के नीचे का जो इलाका आता है वो क्या है भाई, उष्ण कटिबंध में आता है ना, ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है ये भारत की जलवायु को दो मुख्य हिस्सों में बांट देती है। तो यहां भी भारत के संदर्भ में भी आपने देखा कि यहां भी क्या है, अक्षांशीय स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत के संदर्भ में ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समुद्र से ऊंचाई, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भारत के अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो अलग अलग है। हिमालयी, है ना, जो पर्वत हैं उनकी ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है। गांगेय मैदान का औसत ऊंचाई है। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई भी क्या है, ऊपर से अगर देखें तो गांगेय मैदान से तो ज्यादा लेकिन हिमालय की तुलना में कम है। बगल में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, उसकी ऊंचाई प्रायद्वीपीय पठार में ऊंची है। तो इन सब के कारण अलग अलग क्षेत्रों की ऊंचाई अलग अलग होने के कारण भारत में क्या है, अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु में भी भिन्नता है। तीसरा है समुद्र से दूरी। तो भारत का दक्षिणी भाग समुद्र के आसपास है, इसलिए क्या है, वहां आर्द्रता युक्त पवनें हमेशा उपलब्ध रहती है, इसलिए वहां पर भले ही गर्मी होगी, चूंकि भूमध्य रेखा के नजदीक है ना। आप इसको ऐसे देखिएगा ध्यान से कि अगर हम एक छोटे से मानचित्र के द्वारा इसको समझें, खास करके जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में, है ना, चूंकि क्या है, इक्वेटर के नजदीक है, तो इस कारण इक्वेटर से नजदीक होने के कारण यहां गर्मी तो होगी, लेकिन समुद्र के किनारे होने के कारण यहां आर्द्रता भी अधिक होगी। इसलिए क्या है, यहां पर होगा उष्ण आर्द्र, है ना, उष्ण यहां की जलवायु क्या होगी भाई, उष्णाद्र जलवायु होगी। यानी आर्द्रता है लेकिन गर्मी का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए हमने उष्ण को पहले लिखा, तो उष्णाद्र जलवायु है। लेकिन क्या होगा, अगर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं इन इलाकों में, तो क्या देखिएगा, इन इलाकों में जाइएगा तो आप देखेंगे क्या कि ये अब भूमध्य रेखा के ज्यादा ऊंचाई पर है ना, लेकिन समुद्र तो है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो यहाँ की जलवायु क्या हो जाएगी, तो यहाँ की जलवायु को आप कह सकते हैं क्या, आर्द्रोष्ण, आर्द्रोष्ण जलवायु। मतलब क्या है भाई, यहां अगर देखा जाए तो आर्द्रता ज्यादा है,
उष्णता भी है लेकिन उष्णता कम है, इसलिए इसको बोले हम लोग उष्णाद्र, इसको बोले आर्द्रोष्ण जलवायु। ठीक है ना, ये अलग अलग क्षेत्रों की विशेषता है। लेकिन अगर हम अरावली पर्वत श्रृंखला यहां बना दे तो अरावली के पास इस तरफ जो है भीषण गर्मी होती है। तो यहां भले ही क्या है, ये कर्क रेखा के ऊपर है, तो वहां तो क्या होना चाहिए, शीतोष्ण किस्म का जलवायु होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि वो पर्टिकुलर क्षेत्र जो राजस्थान का इलाका है, अरावली पर्वत के पश्चिम का इलाका है, ये तो बड़ा उष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, इसके अलावा पर्वत और पहाड़ भी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने तुरंत बताया आपको हिमालय के संदर्भ में, पश्चिमी घाट के संदर्भ में, कि अगर हिमालय नहीं होता, पश्चिमी घाट नहीं होती, तो यहाँ के जलवायु कुछ अलग होता। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने में पर्वत और पहाड़ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वर्षा का वितरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि मैंने आपको यहाँ मानचित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि कैसे हमारे देश में जो है ना मैक्सिमम वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा होती है। कुछ महीनों में लौटते मानसून से वर्षा होती है कुछ क्षेत्रों में, और कुछ क्षेत्रों में फिर क्या है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। तो भारत में जो वर्षा की मात्रा है ना, वर्षा का जो स्वरूप है, ये यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मुख्य परीक्षा में, मेन एग्जाम में, है ना, कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इन 5 कारकों को आधार बना करके आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। और अगर प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाए तो भी आप इन महत्वपूर्ण तथ्यों से फैक्ट निकाल करके पूछे गए प्रश्न का बड़ा सही और सटीक उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा अब जरा देख लें कि भारतीय जलवायु की विशेषताएं क्या है। फीचर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट, तो जो आपने पढ़ा है, अब तक समझा है, उसी के अंतर्गत ये सारी जानकारी आएगी। केवल आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मैंने क्या लिखा, भारतीय जलवायु की विशेषताएं क्या है, तो पवनों का मौसमी व्युत्क्रमण। मौसमी व्युत्क्रमण का मतलब क्या है, तो जरा देखिएगा कि मैंने यहां आपको समझाया है कि भारतवर्ष में साल के कुछ महीनों में, है ना, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो यहाँ सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। यहाँ सूर्य की रोशनी सीधी पड़ने के कारण भीषण गर्मी पड़ती है, और यही कारण है कि यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। जबकि इसकी तुलना में अभी, है ना, जो मकर रेखा का क्षेत्र है, जो ऑस्ट्रेलिया जहां स्थित है, वहां पर सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ भी ठंडक ज्यादा पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर है। लेकिन मैंने क्या बताया कि दिसंबर के महीने में जब सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे, मकर रेखा के पास आ जाएंगे 22 दिसंबर के आसपास, तो यहां क्या हो जाएगा, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, काफी ठंड होगा, तो यहां हाई प्रेशर हो जाएगा। तो साल के कुछ महीनों में हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बहती हैं, तो अगले कुछ महीनों में हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर बहती हैं। इसी को कहा गया क्या भाई, याद रखिएगा, इसी को कहा गया है कि पवनों का मौसमी व्युत्क्रमण। अलग अलग मौसम में पवनें अलग अलग क्या डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। दूसरा है मौसमी विविधता। ये तो है ही, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे देश में मौसमी जलवायु के प्रभाव के कारण साल के अलग अलग महीने में अलग अलग क्या है, मौसम होते हैं। जैसे देखिएगा, अभी देश के अधिकांश हिस्से में भीषण गर्मी पड़ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं उसको, हम कह सकते हैं कि जो देश में अभी कुछ महीनों तक, खास करके आप देखिएगा मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन 4 महीनों में हमारे देश में क्या है, ग्रीष्म ऋतु होती। जून में जैसे ही मानसून ब्रेक करेगा, यानी मानसून का आगमन हो जाएगा, तो फिर देखिएगा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के पहले सप्ताह तक हमारे देश में वर्षा लगातार होगी, तो वर्षा ऋतु होगा। फिर देखिएगा कि शीत ऋतु के आगमन का माहौल बनने लगेगा। दिसंबर, खासकर नवंबर से ही शुरू हो जाता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के पहले सप्ताह तक हमारे यहाँ भारत में ठंड पड़ती है, तो शीत ऋतु का
समय आ जाता है। शीत ऋतु खत्म होते ही फिर बसंत ऋतु आ जाती है। तो ये हमारे देश में मौसम का चक्र चलता रहता है, जिसके कारण मौसमी विविधता व्याप्त है। इसके अलावा वर्षा के वितरण और प्रतिरूप में मौसमी अंतर है। जैसा मैंने दिखलाया अभी आपको कि मानसून के दिनों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, और ये वर्षा है ना दक्षिण भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाती है। लेकिन आप क्या देखेंगे, अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून से जब वर्षा होती है, ये हवाएं पवनें ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं। उसी प्रकार जो मैंने बताया था पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो उसमें हवाएं भूमध्य सागर से, मेडिटेरियन सी से, आप देखिएगा कि भारत के उत्तरी राज्यों में प्रवेश करती है और कुछ इलाकों में वर्षा भी कराती है। तो ये कारण है कि वर्षा के वितरण और प्रतिरूप में मौसमी अंतर व्याप्त है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमारे देश के है ना जलवायु की एक बड़ी विशेषता है कि हमारे देश में जलवायु से प्रेरित कई आपदाएं भी आती हैं। अभी देख लीजिएगा कि जैसे वर्षा का मौसम शुरू हो जाएगा, किसी इलाके में खूब वर्षा होगी, वहां बाढ़ आ जाएगी, जान माल को नुकसान पहुंचेगा, इलाके के इलाके बह जाएंगे। और जैसा कि संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि संभवतः इस बार जुलाई महीने में अल नीनो का प्रभाव भी दिखेगा, इसलिए हो सकता है कि वर्षा औसत से कम हो जाए। तो जरा सोच के देखिएगा, अगर पर्याप्त और समुचित वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ने का भय बन जाता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि भारत का मानसून या भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। जुआ में क्या होता है, अगर हम बाजी जीत गए तो वारा न्यारा, और हार गए तो फिर खाने को भी लाला पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में अगर सही समय पर और सही मात्रा में मानसून की वर्षा हुई तो फसल लहलहा उठेगी। ये हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी निर्धारित करती है। लेकिन वही अगर सूखा पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ जाएगी। अनाज की कमी के कारण महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ने के कारण बहुत सारे लोग सीमित आय में जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, फलस्वरूप कई सामाजिक अपराध बढ़ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे देश में या तो बाढ़ आ जाएगी या सूखा आ जाएगा, या फिर देखिएगा जब वर्षा अगर होने लगेगा अभी, तो खास के पर्वतीय क्षेत्रों में लैंड स्लाइडिंग का, भूस्खलन का जो है प्रकोप बढ़ जाता है। कई घटनाएं आप सुनेंगे। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो यहां पर वर्षा समाप्त होने के बाद कई इलाकों में जब बाढ़ का पानी उतरता है तो वहां है ना कई प्रकार की है ना अलग अलग बीमारियां, कई बार तो महामारी भी जो है विकराल रूप धारण कर लेता है। तो ये सब देखिएगा। इसके अलावा बादलों का फटना, क्लाउड बस्टिंग जिसको हम कहते हैं, तो क्लाउड बस्टिंग जो है वो आधुनिक समय में जलवायु संबंधी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ज्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं। तो ये सब के सब क्या है, भारतीय जलवायु की विशेषता है कि जब इसको भी मुख्य परीक्षा में देखिएगा, अगर मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से है ना लिख सकते हैं। अब बात आती है लास्ट में कि हम लोग अगर ये देख ले फाइनली कि भारत में या भारत को जलवायु प्रदेशों में कैसे बांटा जाता है, तो हम ऐसे कर लें ना सर। देखिएगा
अगर हम ये बात कर लें आपको कि भारत में जलवायु, कि भारत को मुख्य रूप से कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे, है ना, चर्चा किया कि ये है भारत का, है? या भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली लगभग 18 डिग्री के आसपास क्या है भाई, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो आप देखेंगे कर्क रेखा के नीचे का जो इलाका है, चूंकि आपको पता है भूमध्य रेखा से लेकर के सूर्य की रोशनी उत्तरी गोलार्ध में, है ना, सीधी कहां तक जाती है, तो याद रखिएगा 21 जून को सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, कर्क रेखा के ऊपर सीधी नहीं पड़ती है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा तक सीधी पड़ती है, उसके बाद सीधी नहीं पड़ती, फिर तिरछी पड़ने लगती है सूर्य की रोशनी। तो ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच मैंने आपको चित्र बनाकर समझाया भी था, यहां पर जरा देखिएगा। इस चित्र में मैंने आपको समझाया था कि कर्क रेखा, है ना, ये कर्क रेखा के थोड़ा ऊपर बनाया है मैंने, कि 0 से 30 डिग्री उत्तर और 0 से 30 डिग्री नीचे क्या है, उष्ण कटिबंध। तो याद रखिएगा कि भारत भूमि का जो अधिकांश हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध में, सॉरी, उत्तरी गोलार्ध में ही भूमध्य रेखा के ऊपर है जरूर, लेकिन कर्क रेखा के नीचे है, जैसा कि मैंने यहां आपको दिखलाने का प्रयास किया। मैंने क्या बताया, इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि हमारा जो देश भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन कर्क रेखा के ऊपर बसा। तो यही कारण है, क्योंकि सूर्य की रोशनी मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच ही सीधी चमकती है, इसलिए इस इलाके में, कौन से इलाके में भाई, तो इस इलाके में अगर आप देखेंगे तो यहाँ की जलवायु यानी कर्क रेखा से नीचे की जो जलवायु है इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहेंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कहेंगे इसको हम लोग, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहेंगे। लेकिन जैसे हम लोग इसके ऊपर पहुंचेंगे, है ना, जैसे हम लोग इसके ऊपर जाएंगे तो ये जो इलाका है ना, वो कर्क रेखा के ऊपर है, तो यहाँ अब लगातार जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सूरज की रोशनी तिरछी पड़ेगी, तो यहाँ क्या है, यहाँ गर्मी के साथ साथ क्या होगा, है ना, ठंडक भी पड़ेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, शीतोष्ण कटिबंध, क्या कहेंगे, कर्क रेखा के ऊपर जो भारत की जलवायु है उसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहेंगे, यानी इसको हम लोग टेम्परेट जोन कहेंगे, ठीक है ना। और इस जगह पर देखिएगा कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका है, चूंकि ये काफी ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है, जैसे आप जानते हैं कि 30 डिग्री के ऊपर भी है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, हालांकि ये तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, आप इसको ऐसे देखिएगा कि निकोबार द्वीप समूह के पास ये कितना है भाई, 8 डिग्री 4 मिनट, है ना। ग्रेट निकोबार नीचे तक है, ये जो भारत के मुख्य, है ना, भूमि है उससे भी नीचे है कौन, ग्रेट निकोबार, और ये है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, है ना, ये है ना 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। तो 30 डिग्री के ऊपर है ये, हमने बताया था 30 डिग्री तक जो है गर्मी ज्यादा होती, लेकिन ये तो भाई 30 डिग्री से भी ऊपर है। तो इन इलाकों में
है ना। कैसा है भाई, इन इलाकों में शीत कटिबंधीय जलवायु पाया जाएगा, है ना, यानी फ्रिजिड जोन कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भूगोलवेत्ताओं ने भारत की जलवायु को विशेष तौर पर 3 जलवायु श्रेणियों में विभक्त किया है। तो नीचे से लेकर के कर्क रेखा तक की जो जलवायु है उसको उन्होंने क्या कहा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, है ना। कर्क रेखा के ऊपर से लेकर के लगभग लगभग 30 डिग्री तक के, है ना, जलवायु को उन्होंने कहा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, टेम्परेट जोन। और उसके ऊपर 30 डिग्री से ऊपर का जो क्षेत्र है ना, वहां चूंकि, है ना, साल के अधिकांश महीनों में बर्फ जमी होती है तो उसको हम लोग शीत कटिबंधीय जलवायु कहते हैं, फ्रिजिड जोन कहते हैं। ये तो हो गया क्या, 3 प्रमुख हिस्सों में विभाजित। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि इन इलाकों में वहां की स्थानीय विशेषताओं के आधार पर जलवायु को और भी क्या है, उपभागों में वर्गीकृत किया गया है, सब क्लास में क्लासिफाई किया गया है। जैसे मैंने बताया था कि इन इलाकों की जलवायु कैसी होगी भाई, तो उष्ण आर्द्र होगी, लेकिन थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आर्द्र उष्ण होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से भारत की जलवायु को कई अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक को काफी अच्छे से समझ लिया होगा। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और फिर से आपसे आग्रह, निवेदन और गुजारिश कि आप कृपया हमारे चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो इसे अपना मानते हुए, क्योंकि ये आपके सफलता का मूल मंत्र साबित होगा, ये आपका सारथी बनेगा, तो आप साथ साथ क्या है, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों, है ना, सगे संबंधियों जिनको इनकी जरूरत है उनके साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।